हमारे स्कूल्स में मॉरल साइंस सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन ये भी सिर्फ मार्क्स या ग्रेड के लिए होता है। इसमें कोई मॉरल वैल्यूज सिखाए नहीं जाते। शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों को? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद है, सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूँ 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, कभी निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E = mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे पढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो।
परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखे, विद्यार्थी भी सीखे, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है। अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए। SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से? पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द है हमारे पास संस्कृत में। अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है, चंद्रमा। और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वाटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है। वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वाटर है। और यहाँ भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है। बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में एक ही है, वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा। और चाची, मामी, मौसी, सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए। अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई। जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार। पता है, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूं, मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया। वो नियम यह है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा, होटल में ठहरूंगा नहीं। तो अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी। उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। जो लड़का बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, वो टिंकू है। और हम क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, आज्ञाकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तैयारी कर। और इन्हीं सब का नतीजा हो जाता है कि जो ऐसे लोग बिहार में टॉप कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल ऐसे ही लोग हैं जो टॉप करते हैं। बिहार में यूपीएससी में, आईएएस में बिहारियों का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। आईआईटीएन के यहाँ के टॉपर्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके गार्जियन अपनी झूठी शान शौकत के लिए पूरे बिहार का नाम खराब कर देते हैं, इन लोगों का नाम ज्यादा आगे आ जाता है। और वो जो सच्चे बिहार के लोग हैं, जिन्होंने मेहनत किया, उन्हें कहीं ना कहीं से उनके साथ एक छल किया जाता है और उनकी प्रतिभा को दबाया जाता है, जिस वजह से वो बिहार छोड़ने के
के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन लोग को अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं पता रहता, ये भाई साहब 500 में 485 नंबर पा गए, क्या जरूरत थी 15 नंबर छोड़ने का, यो लेके चलाते हैं। तो इन लोग को समझ में नहीं आता, ये लोग मिलकर एक तरह से बिहार का गला दबा रहे हैं। उनको उसका स्वाभिमान जो नालंदा विश्वविद्यालय जिस बिहार ने दिया, वहां ऐसे लोग जो है वो चंद पैसों के घमंड में और थोड़े बहुत सोर्स पैरवी से ये टॉप कर जाते हैं। इस पर बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय पर सख्ती से नकेल कसा जाए। देखिए, बिहार की अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां तो और दुर्दशा है। एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी आप बिहार में नहीं देखेंगे जो टाइम से चल रही हो और जिसे आप कह सकते हैं कि नहीं, हाँ ये इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसकी तुलना हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या एक इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी से आप उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। आप जरा देखिए कि लाखों स्टूडेंट का एग्जाम इंटर और मैट्रिक का बिहार बोर्ड लेती है और ये मई के लास्ट में अपना इंटरनेट पर रिजल्ट शो कर देती है और जून लास्ट तक वो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लाखों स्टूडेंट का। लेकिन बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ऐसा बताए जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट को 3 साल में कंप्लीट करके दिया जाए, 5-5 साल में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से दिल लगाएं, आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, वहां भी आपकी जिंदगी आराम से बर्बाद हो जाएगी। पटना में जी जान लगा के तैयारी करते हैं, आप बताइए वो कहां से सर्टिफिकेट लाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी दे देगी? आप या तो इनको फॉर्म भर दे दीजिए या तो फिर इन यूनिवर्सिटियों के वीसी को आप बुला के सवाल कीजिए कि आपने क्यों किया। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी की गलती की सजा आप विद्यार्थियों को नहीं दे सकते हैं। बिहार सरकार को अपने शिक्षा के लेवल पे कई स्तर पर सुधार करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटियों को कैटेगराइज करिए, एक गुड यूनिवर्सिटी, एक बैड यूनिवर्सिटी। बैड यूनिवर्सिटी में उन्हें रखिए जो 3 साल से ज्यादा लगाती है डिग्री देने में। आप जब 3 साल से ज्यादा देते हैं तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी कौन कहेगा? और वहां पर जो वीसी है, स्पेशली वाइस चांसलर, उनकी तो सैलरी रोक लेनी चाहिए। जितने दिन लेट करिएगा उतने दिन सैलरी रुक जाएगी। आप 4 साल में यानी 1 साल लेट करिएगा, 1 साल तक सैलरी मत दीजिए। इनको बस चाहिए सैलरी, नेता को चाहिए वोट। जब तक इनकी सैलरी नहीं रुकेगी और जब तक नेताओं का वोट नहीं रुकेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग मनमानी करते रहते हैं। दूसरा कि जो शिक्षक है, उन शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हर साल बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, उसी तरह से हर 6 महीने पे टीचर्स का एग्जाम लिया जाना चाहिए कि आप भी उसमें योग्यता है या नहीं। कोई भी चीज आप पढ़ के एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मानते हैं कि आप बहुत अच्छे थे, पढ़ने के वक्त आप टीचर में सेलेक्ट हुए, लेकिन आपने वो जो पढ़ा है उसे रिवीजन में हमेशा रखे हैं कि नहीं है, इसकी भी जांच बराबर होनी चाहिए। तब जाके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी की पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है।
अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। नजर रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने ऐसा क्या कह दिया कि भारतीय स्टालवर्ट्स हिल गए। स्टीव वोजनियाक ने कहा, इंडिया के लोगों के सक्सेस का मायना ही अलग है। यहां के लोगों का सक्सेस का अर्थ यह है अच्छे से पढ़ाई करो, कैसे भी करके एक अच्छी सी नौकरी करो, शादी करो, हो सके तो एक मर्सिडीज खरीद लो, और इतना ही ओवरऑल मिला के इनके सक्सेस का पैरामीटर है। साथियों, जैसे ही स्टीव वोजनियाक ने कहा, पूरे ट्विटर पे वार छिड़ गया। टॉप के इंडियन लोग रिप्लाई करने लगे और स्टीव जॉब्स ने एक कदम और आगे बढ़ के यह भी कह दिया कि इंडिया में इनोवेशन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस है वो भी एक सीमा के परे नहीं जा सकती, वो भी इनोवेट नहीं कर सकती। और प्रश्न ये उठता है कि सबको इतना इरिटेशन क्यों हो गया स्टीव वोजनियाक की बात पर। स्टीव वोजनियाक की कुल संपत्ति 649 करोड़ की है और उसका जवाब किसने दिया? आनंद महिंद्रा ने, जिसकी संपत्ति 10,000 करोड़ की है। आनंद महिंद्रा ने स्टीव वोजनियाक से कहा आप अगली बार आइए, सुर बदले में मिलेंगे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या स्टीव वोजनियाक ने जो कहा वो सच है? क्या हम भारतीय पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, सिर्फ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते हैं? यदि मैं यहां आज आपसे कहूं कि स्टीव वोजनियाक ने कुछ गलत नहीं कहा तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए। लेकिन मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहां क्या चीज का वार है? क्या एक एक नंबर का वार नहीं है? आपका बच्चा स्कूल में डांट नहीं खाया जब उसके नंबर कम आए? क्या आपके बच्चे ने कभी कोई तोड़फोड़, कोई नई चीज क्रिएट करने की कोशिश की तो उसको सराहना मिली, या बदले में पेरेंट्स को बुलाया गया कि देखो आपका बच्चा क्या करता है? साथियों, हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि टीचर ने जो आंसर सिखाया है उसकी जगह आपने दूसरा आंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्यूशन जा रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो या ज्यादा होशियार बनते हो, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं लिख सकते। यहाँ पर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आइडियाज की स्वतंत्रता जैसा कुछ है ही नहीं। इस देश की स्थिति ऐसी है दोस्त कि यदि केस स्टडी की जाए तो इंग्लिश जो पढ़ा रहा है टीचर 80% स्कूलों में, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, उसको खुद इंग्लिश नहीं आती। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा है और उसको देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे मैं जैसा ही हूं वैसा ठीक हूं। ये हालात है छोटे छोटे स्कूल में। मेरा खुद का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज स्कूल में जो क्राफ्ट का असाइनमेंट मिलता है वो कौन करता है? क्या आपको लगता है बच्चा करता है? गलत। या तो उसकी माँ करती है या उसकी बड़ी बहन करती है, या हर शहर में ढेर सारे ऐसे एजेंसीज खुले हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं जिनको पता है स्कूल में किस क्लास वालों को क्या जमा करना चाहिए। मजे से हजारों रुपए चार्ज करते हैं, माएं उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सबमिट कर देती है। हमारे देश की क्रिएटिविटी। मैं आज यहाँ खड़ा हूं, मैं क्यों पता है स्टीव वोजनियाक की बात से सहमत हूं? क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटरव्यू हुए जिसमें प्यून के पद के इंटरव्यू के लिए कई एमए और कई एमकॉम लोगों ने अप्लाई किया। और एक बोलते वक्त मेरे को पीड़ा था। जब मैंने उसको मना किया तो वो मुझसे कहता है कि सर ऊपर भी नौकरी नहीं मिलेगी, नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि 12th क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता, चेक साइन करना नहीं आता, वो पोस्ट ऑफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता। कई बार ये संभव है कि उसने बैंक तक में कदम न रखा हो। ये कैसी एजुकेशन व्यवस्था है जो फेल होने की इजाजत ही नहीं देती, जो प्रयोग करने की इजाजत ही नहीं देती। कुछ दिन पूर्व फ्लाइट में मुझे अमेरिका का एक प्रोफेसर मिला। वो कहता है हमारे यहाँ बच्चा स्कूल पास होते होते और फर्स्ट सेकंड यूजी तक आते आते वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है।
और हमारे यहाँ का बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी माँ के पल्लू से बंधा हुआ रहता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ का बच्चा कपड़ा धो लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा फील्ड वर्क कर लेता है, हमारे यहाँ के बच्चे को गार्डनिंग आती है, हमारे यहाँ का बच्चा मशीन सुधार लेता है, हमारे यहाँ का बच्चा एडवेंचर कर लेता है। हमारे यहाँ का बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके घर वाले हर चीज उसको मैनेज करके दे देते हैं। एक तरफ घर मैनेज करके दे देता है, दूसरी तरफ स्कूल प्रयोग नहीं करने देता। क्या गलत कहा स्टीव वोज़नियाक ने? क्या गलत कहा? मैं आपको बता रहा हूं, यही चलता रहना, भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश बन जाएगा। पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश। और मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले नास्कॉम के जो हेड थे, उन्होंने एक बयान दिया था, इंडियन यूथ आर अनएम्प्लॉयबल। हम डिग्रीधारी हैं, लेकिन हमें आप रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि हमको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, हमको शॉर्ट हैंड नहीं आता, हमको टाइपिंग नहीं आती, हमको ठीक से इंग्लिश नहीं आती, हमको ठीक से हिंदी नहीं आती। हम ऐसे विचित्र युग में फंस गए जहां पर टीयर 2 टीयर 3 सिटी के बच्चे को हमें इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से, और वो हिंदी में भी 77, 68 और 85 नहीं बोल सकता। वो खत्म हो गया, वो ना इधर का रहा ना इधर का रहा। तो अब क्या करें? देश को क्लर्कों का देश बना दे। अब क्या करें? और जिसपे इतराते हो, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, ये इंडिया ने बड़ा किया क्या इनको? ये सब की प्रतिभा फॉरेन में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, बड़ी बड़ी कंपनी में वो सोचने का इकोसिस्टम मिला, तब जाके सत्या नडेला बने और इंदिरा नूई बने। ये तो आप और हम खुश होने के लिए बोलते हैं, भारतीय मूल के होते रहिए खुश, लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपट जाते हो। वही इंदिरा नूई हिंदुस्तान में रहती तो आधे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में, बाद में सास ससुर को बैलेंस करने में, उसके बाद समाज को बैलेंस करने में, उसके बाद वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खत्म हो जाती है। ये इंडिया है। क्या हम ऐसे इंडिया से अगली सदी में जाएंगे? आज इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम यही है। एक्सीलेंस गुरुकुल और वीआईपी जैसे प्रोग्रामों में लोग आते हैं, अलग अलग केस स्टडी से हम उनको जगाते हैं, उनको सोचने में मजबूर करते हैं। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। तो साथियों, आज हमको सोचना होगा कि ऐसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है, या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रयोगशील बनाने के लिए, इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है, नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे, यहां तक कि ट्राई नहीं करोगे। इस देश में रिसर्च का एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए स्थिति इतनी विचित्र है। कंप्यूटर में आज जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वो टेक्नोलॉजी 3 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई। वर्ल्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है, वो चीजें आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई है और पुस्तकें बदली नहीं गई है। टीचर को नहीं पता है। जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली, और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी, वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है। बीसीए जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पे चला रहा है, वो कंप्यूटर 10 साल पुराना है। ये बनेगा इंडिया? इस तरीके से हम बनेंगे सुपर पावर, या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां भी कोई अचीव करेगा, उसको भारतीय मूल बोल के खुश होते रहेंगे? अब भारतीय मूल नहीं, भारत में टैलेंट पैदा करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है, इससे 1000 गुना अच्छा तो हमारा गुरुकुल था पुराने जमाने का, ऋषियों मुनियों का, जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को अपना अनाज खुद उगाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को शास्त्र सिखाए जाते थे, जहां उनको मल्ल युद्ध सिखाया जाता था, जहां स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता था। आज कुछ एस्पेक्ट नहीं बचा। आपका बच्चा एग्जाम में क्या नंबर लाया और मेरा बच्चा क्या नंबर लाया, ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। मेरी कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा, हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। हम औसत क्लर्कों का देश बन के रह जाएंगे। हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी। जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था, वो नौकरों का देश हो जाएगा।
यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोलफुल, जिसमें फिजिकल, जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए, जिसमें खुद का स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जैसे एनालिसिस करना सिखाया जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे फोकस हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यदि लाना है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन बैचलर्स और मास्टर्स दोनों जर्मनी से करिए। और इस वीडियो के लिए मेरे साथ हैं भारत चौधरी। भारत एक एजुकेशन यूट्यूबर है जो इसी फील्ड में वीडियोस बनाता है, और स्पेशली कहूँ तो एक्सपर्टीज की फील्ड जर्मनी रिलेटेड एजुकेशन ही रही है इसकी, क्योंकि रिसर्च भी इसी के रिगार्डिंग करी है और वीडियोस भी इसी के रिगार्डिंग बनाए हैं यहाँ पर। लेकिन फर्क ये है भारत और मेरे में कि मैंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों जर्मनी से करी है और इसने बैचलर्स इंडिया से करी है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह है मूर्तल हरियाणा में। अच्छा, तो बैचलर्स 4 साल वहां से की और फिर मास्टर्स किस में करी थी? मास्टर्स मैंने करी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में, जर्मनी। अच्छा, तो ये वीडियो मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये जानने के लिए कि दोनों एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बेसिक क्या है, और क्या बेसिकली हम इंडिया में सीख सकते हैं जर्मन एजुकेशन सिस्टम से, और आप भी क्या सीख सकते हैं। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं हम यहाँ से कि स्कूल से शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्क आता है 4th क्लास में। 4th क्लास के बाद जर्मनी में स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी जाती है, वो 3 स्कूलों में जा सकते हैं। एक होता है रियल शूले, एक होता है गिम्नाजियम, एक होता है हॉप्सशूले। तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखकर उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि हम 3 में से एक स्कूल को चुनो। मतलब कोई ज्यादा अच्छा होगा पढ़ने में तो उसे गिम्नाजियम में भेजेंगे, तो कोई इससे बेकार होगा पढ़ाई करने में, बेकार वर्ड सही होगा यहाँ पर, या कह सकते हैं उनकी एबिलिटीज नहीं होंगी थ्योरी पढ़ने की, ये कह सकते हैं ना। हाँ, ये मेरे ख्याल से बेटर डिस्क्रिप्शन रहेगा। हाँ, क्योंकि वही है, एक सेट तरीके से फॉर्मेट है। जैसे इंडिया में हमारे एग्जाम्स होते हैं, जर्मनी में भी मतलब बच्चों को रैंक करने के लिए, फिर उनका एक तरीके से एबिलिटीज देखने के लिए वही स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स होते हैं, और उसके हिसाब से वो देखते हैं कि, और ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे नहीं होते अच्छे पढ़ाई करने में, जो साइंस के बारे में पढ़ाई करनी हो या हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करनी हो। बिल्कुल। तो फर्क ये है कि ये जो 2 स्कूल हैं, जिम्नाजियम जो पढ़ाई होती है वो हमारे स्कूल में जैसे होते हैं वैसी पढ़ाई चलती है, लेकिन रियल शूले और हॉप्सशूले में क्या होता है? तो रियल शूल में क्या होता है, रियल शूल जो अब्शलूस होता है, जो ग्रेजुएशन होती है रियल शूल में, वो होती है 10th क्लास पे, और हॉप्सशूले में होती है 9th क्लास में। हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहती है बच्चों के पास कि वो एकदम से अपना स्कूल खत्म करने के बाद डायरेक्टली आउसबिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का फायदा ये है कि वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जो है एक तरीके से कोई ट्रेड सीख रहे हैं, मान लो कारपेंट्री या फिर प्लम्बिंग या फिर ड्राइविंग, जो कुछ भी है, और वो साथ में पैसे कमा रहे हैं, तो हर महीने के जो है उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो यानी 10th क्लास के बाद से ही एक बच्चा काम करना शुरू कर सकता है, अपनी एजुकेशन खत्म करके सीधा काम पे लग जाएगा। किसी को सीधा काम ही करना है, मतलब कई लोगों को नहीं होता पढ़ाई करने में इंटरेस्ट, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन अच्छा होता है। उन लोगों के लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है। प्लस जो लोग मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है कि भाई एकदम से स्कूल खत्म किया और जो है अपना एक तरीके से प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया, और उस चीज से वही है फैमिली। किस टाइप की जॉब्स इस फील्ड के लोग करते हैं? तो जनरली मतलब जो कुछ भी जॉब्स हम मतलब देख सकते हैं एक तरीके से डेली लाइफ में, जैसे कि सेलिंग की कोई जॉब होगी, या फिर जो है एक तरीके से सुपरमार्केट में काम करना, या फिर ड्राइविंग का काम करना, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, तो गार्डनिंग, जो कुछ भी इस टाइप की जो जॉब्स हैं, जो प्रॉपर मतलब इंजीनियरिंग साइड में या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर वही मतलब यूनिवर्सिटी साइड में नहीं आते, जो कुछ भी एक्स्ट्रा साइड में दिखता है, उनकी मतलब काफी हद तक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है। तो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में हम इन सारी जॉब्स को काफी लो लेवल पे देखते हैं, हम उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो निचले लोग हैं जो ये सारी टाइप की जॉब्स करते हैं, और हमारे पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या ये कारपेंटरी करेगा, कारपेंटर बनेगा, प्लम्बर बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि जर्मनी में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को। मैं ध्रुव को भी पहले एक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दे रहा था कि जो है, मैं एक दोस्त को जानता था जो कारपेंटर है, तो उसकी सैलरी इस टाइम पे जो है 3200 यूरो है, और मास्टर्स करने के बाद, जैसे अगर मैं मास्टर्स करता सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, मास्टर्स करने के बाद मेरी सैलरी जो है डिजाइनिंग फर्म में 3600 यूरो होती।
तो सिर्फ ज्यादा सैलरी में फर्क नहीं है। तो 400 यूरो के करीब अब बताओ फर्क है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेम लेवल पे देखा जाता हो इन जॉब्स को, क्योंकि सैलरी भी सिमिलर सी रहती है। सैलरी सिमिलर, लाइफस्टाइल सिमिलर, जो भी चीजें एक इंजीनियर अफोर्ड कर सकता है बहुत हद तक दूसरे मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शायद लोगों के मन में सवाल आएगा कि फिर कोई इंजीनियरिंग करना ही क्यों चाहेगा। पता है इंजीनियरिंग क्योंकि जर्मनी में काफी एग्जॉस्टिव होती है। अगर इंजीनियरिंग लोग ये सोच के करते हैं ना कि भाई हाँ इंजीनियरिंग करेंगे ताकि जो है बढ़िया जॉब मिलेंगे ये वो और पैसे कमाने को, तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि इंजीनियरिंग काफी टफ ट्रेड है यहाँ पे जर्मनी में, कम से कम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से जो है टेस्टिंग करते हैं और जो है प्रैक्टिकल काम बहुत ज्यादा होता है, तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। जर्मनी में अगर देखेंगे ना तो यूनिवर्सिटीज में ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है बच्चों का। अच्छा। क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ पहली चीज क्या है कि दे आर नॉट फोर्स्ड टू स्टडी, कि भैया ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं करनी ग्रेजुएशन तो कुछ और कर लो, पैसे तो कमा ही सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर पैशन है सही में मतलब इंजीनियरिंग में कुछ करने का, आगे सिविल का मैकेनिकल का जो भी है, तो मतलब लोग ऑप्ट करते हैं इसके लिए। अच्छा। ये लोग जनरली पैसे के लिए ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि पैसे के लिए इकोनॉमिकली स्मार्टर डिसीजन ये है कि भाई अपना रियाल शुल्क या बेसिकली पैशन पे फोकस करो। बिल्कुल, जो आपको करने का मन है वो करो, पैसे तो हर जगह उतने ही मिलने हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर से मिलने। ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ। दूसरा डिफरेंस जो आता है वो है 11th-12th के बाद। हमारे इंडिया में क्या होता है, 3 ऑप्शंस मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज चुनो, और 3 ऑप्शंस में कोई कैसे चॉइस कर सकता है, मतलब हजारों बच्चों को, मिलियंस ऑफ लोगों को आप 3 कैटेगरीज में फिट कर दो। जर्मनी में फर्क ये है कि उससे कहीं ज्यादा फ्रीडम है, आप इंडिविजुअली पिक आउट कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको 11th-12th में पढ़ने हैं। तो बायोलॉजी भी पढ़ ली, साथ में उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटिक्स पढ़नी है आपको, केमिस्ट्री के साथ वो भी पढ़ सकते हो। ये चीज इंडिया में पॉसिबल नहीं है 11th-12th में। बिल्कुल, है ना। काफी मुश्किल है। जैसे जितना मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो मतलब काफी ज्यादा ऑप्शंस अपने लिए ओपन रखना चाहते हैं, वो क्या करेंगे कि नॉन मेडिकल में जो है अपना बायोलॉजी भी ले लेंगे और जो फिर मेडिकल के भी एग्जाम्स देंगे, नॉन मेडिकल के भी, पर वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि एक तरीके से दोनों की डायरेक्शंस बहुत अलग अलग है। उसकी वजह से बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती है। इंडिया में इनफैक्ट कहते हैं कि अगर ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो साइंस लो। कहते हैं बिल्कुल, साइंस लेने का मतलब है कि फिर कभी 11th-12th में ना हिस्ट्री पढ़ी, ना सिविक्स पढ़ी, ना फिलोसफी पढ़ी, ना एथिक्स पढ़ा, तो इन चीजों की नॉलेज ही नहीं होती ज्यादातर लोगों को। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज से ये है, मैं अपना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ इंडिया में बैचलर्स में, मेरे साथ जितने बच्चे हैं ना वो अब बैचलर्स खत्म करने के बाद अब सारे के सारे जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा। अब इसका मतलब उनको हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, सिविक्स पढ़नी पड़ रही है, जिसका कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। बताओ। तो यानी फिर 11th-12th में जबरदस्ती उन्होंने वो पढ़ा जो नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें, तो ये सिस्टम एक तरह से मजबूर कर देता है ये चीजें पढ़ने में। बिल्कुल। और यहाँ पे मजबूर नहीं करता। बिल्कुल। तो अब यूनिवर्सिटी पे आते हैं। यूनिवर्सिटी तेरी एक्सपर्टीज है। बिल्कुल भाई, एकदम पूछ। तो यूनिवर्सिटीज में मेरे को जो सबसे पहला जो फर्क लगा ना, जो सबसे आई थिंक स्टूडेंट फ्रेंडली जो अंतर है वो ये है कि ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ट्यूशन फी है 0। मैंने अपना दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए भी साल की कम से कम जो है 1.5 लाख के करीब मैंने फीस भरी थी। और यहाँ पे जो है TUHH की जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ट्यूशन फी कुछ नहीं होती, तो वो जो है सिर्फ 300 यूरो पर सेमेस्टर, तो साल की 600 यूरो, और जो है एक तरीके से यूरोपीय में कन्वर्ट करे तो 50,000 रुपए। ट्यूशन फीस का टॉपिक बहुत RC वर्मा वगैरह कुछ खोल के अपनी किताब कि भाई यहाँ से जो है S रामानुजन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि भाई चलो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाए अपने एग्जाम्पल्स करने, तो ये भी मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंस लगता है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस्ड है इसका। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कितनी थ्योरी होती है, कितना प्रैक्टिकल होता है। एक चीज जरूर है कि वेकेशन सेमेस्टर में यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कभी मुझे मन किया कि कॉलेज की पढ़ाई चल रही है लेकिन 6 महीने मुझे ऑफ लेने हैं, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, छुट्टी मनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, लेकिन ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। नहीं, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में क्या है, अगर एक भी एग्जाम नहीं दिया ना तो सबसे पहले, खैर एक एग्जाम में तो यूं है कि कम से कम री अपीयर लग गई, फिर जो है अगले सेमेस्टर में दे दिया, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में 1 साल वेट करना होता है फिर देना होता है। पर अगर पूरे सेमेस्टर जो है वेकेशन ले ली तो सबसे पहले जो है जो कंपल्सरी अटेंडेंस है जो 75% की है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, वो जैसे ही गई तुम जो है उस सेमेस्टर के लिए जो है एक तरीके से स्पेंड हो गए, ईयर बैक लग गया, फिर से स्टार्ट करो उसी सेमेस्टर से अगले साल। और ये वेकेशन वाली चीज तो इतनी कॉमन है यहाँ पे कि इनफैक्ट 12th के बाद ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 1 साल की छुट्टी लेते हैं। इंडिया में लोग 12th के बाद 1 साल लगाते हैं IIT के लिए प्रिपेयर करने में, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बच्चा 1 साल के लिए कहीं कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कभी इंडिया जाता है, कभी USA जाता है, 1 साल के लिए वो छुट्टी मनाकर आते हैं।
क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि लोग बच्चों के पास पैसे तो नहीं होते, तो क्या बोलते हैं इस चीज को, ऑपेयर बोलते हैं शायद से। हाँ ऑपेयर, जहाँ पे वो फ्री में रह रहे होते हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पे काम करते हैं, उस कंट्री में रहकर पैसे कमाते हैं और घूमते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो 1 साल के लिए लोग दुनिया का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। भाई ये सोच सोच के मतलब इतनी हंसी आ रही है, क्योंकि इंडिया में जो है ना सिर्फ घिसाई, पहले मतलब 12वीं के बाद 1 साल बिल्कुल, अगर कहीं आंख उठा के कहीं और मतलब कमरे से बाहर देख ली ना, किताबों से बाहर कुछ देख लिया, घर वाले सबसे पहले बोले क्या करना है, तुम यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं मिलेगी, ढंग से पढ़ ले, देख अपने अंकल का बेटा जो है इसमें IIT में लग गया, NIT में लग गया। मैं कहा भाई, तो इस हिसाब से मतलब जो ये डिफरेंसेस देखते हैं ना जब, तो लगता है कि यार अपना देश कितना अलग है। अगर कई लोग सोचेंगे कि ये डिफरेंसेस इसलिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सब लोगों को कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है अगर लाइफ में ऊपर जाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने वो वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं है कि जर्मनी में कंपटीशन कम है इसलिए यूनिवर्सिटी में लोग इतनी रिलैक्स्ड तरीके से रह पा रहे हैं। फर्क ये है कि वहाँ पे बाकी जॉब्स को भी इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो सब हर कोई कॉलेज में जाने के लिए मर नहीं रहा है यहाँ पर, हर कोई IIT में जाने के लिए लड़ नहीं रहा है। लोग, अगर किसी को कारपेंटरी पसंद है, प्लम्बिंग पसंद है, गार्डनरी पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, तो वो कर सकता है बड़े आराम से। एक और जो डिफरेंस होता है वो किसमें होता है, प्लेसमेंट्स में। भाई मेरा भारत इन जर्मनी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरे सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है, सर यूँ बताओ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है जर्मनी में, कैसी है मास्टर्स के बाद। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें ध्यान रखने के लिए कि जर्मनी में एक तरीके से कोई प्लेसमेंट्स नहीं होती, कि मतलब यूनिवर्सिटी किसी कंपनीज को नहीं बुला रही होती कि भैया आओ तुम जो है हमारे बच्चे लेके जाओ। जैसे TCS का सिस्टम होता है बैचलर्स में, TCS आती है भाई 150 बच्चे उठा के लेके जाते हैं कैंपस से, और क्या सैलरी कैसी होती है, कभी कभी 12-12 हजार की, 15-15 हजार की जो है सैलरी मिल रही होती है। तो उसका मेरे को ऐसा कोई सेंस लगता नहीं जो बच्चे मतलब प्लेसमेंट के पीछे इतने पागल होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर तुमने बढ़िया नेटवर्क बनाया अपना, जो है इंटर्नशिप करी, पार्ट टाइम जॉब करी बढ़िया कंपनीज में, उसके बाद जो ऑलरेडी एक तरीके से एसिमिलेशन हो जाती है। जो कंपनीज क्या करती है, अगर जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो तो पार्ट टाइम जॉब के बाद जैसे तुम्हारी मास्टर्स खत्म हुई और तुमने बढ़िया काम किया तो अपना कंपनी हायर कर लेती है। उसके बाद प्लेसमेंट की कुछ बात ही नहीं, इनफैक्ट दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो जब पूछते थे मेरे दोस्त कि प्लेसमेंट का क्या है तेरा मतलब, मैं पूछता था प्लेसमेंट क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था प्लेसमेंट्स के बारे में। भाई इंडिया में इतना बड़ा टॉपिक है ना प्लेसमेंट, समझ ले अगर यूनिवर्सिटी चूज कर ली ना और उसमें मान ली बंदे ने जो है एनरोल कर दिया और उसके बाद जो है किसी ने आके जो है मजाक भी कर दिया कि भैया वहाँ पे तो कोई प्लेसमेंट नहीं है, काफी हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे देश इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में, तब से लेकर आज तक हमने इंडिया के अंदर 0 नोबेल लॉरेट्स दिए हैं, जबकि उसी दौरान US में 100 से भी ज्यादा नोबेल लॉरेट्स हुए हैं। उसी तरह 1947 से अब तक हमने सिर्फ 28 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, और हमारे पड़ोसी देश चाइना ने तो सिर्फ 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ही 100 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए थे। अब ऐसा क्यों है? क्या हम इंडियंस घास खाते हैं? लेकिन जानते हो, इंडिया ने दुनिया को वो दिया है जो US और चाइना ने मिलकर भी नहीं दिया है, और वो है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। हम इतनी संख्या में सारे प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जिन्हें डिग्री तो मिल गई है लेकिन इतने सारे जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज रेडी नहीं है, और इसी वजह से ये घटना हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेजेडी बन गई है। ये प्रॉब्लम को गहराई में समझने के लिए आओ हम हमारे इतिहास में चलते हैं। पुराने सदियों में हमारे देश में कुछ वर्ल्ड फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थी जिनके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, जैसे नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर दूसरे देशों के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। पुराने स्कूलों की व्यवस्था लेकिन थोड़ी सी अलग थी और गुरुकुल सिस्टम पर आधारित थी। ये सिस्टम में स्टूडेंट्स को उनके टैलेंट अनुसार आइडेंटिफाई किया जाता और फिर उन्हें डेवलप किया जाता। यहाँ कोई स्टूडेंट स्कॉलर बनता तो कोई ट्रेडर, कोई वॉरियर तो कोई फिजिसिस्ट, बट इसके साथ साथ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता और वो स्किल एक्वायर करके खुश भी होते। फिर इसके बाद देश कई दशकों के लिए अंग्रेजों का गुलाम हो गया और अंग्रेजों को इंग्लिश भाषा हमारी नेटिव लैंग्वेजेस से सुपीरियर लगती थी, और इसको यहाँ लाके उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो रंग और खून से तो इंडियंस थे लेकिन उनके विचार, टेस्ट्स और ओपिनियन अंग्रेजों से मेल खाते थे, और ऐसे लोगों को उन्होंने फिर क्लर्क्स बनाकर ऑर्डर फॉलो करना सिखाया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम 1835 में ऑफिशियली लॉर्ड मैकॉले लाए और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज हमारे
देश में एक हाई क्लास स्टेटस सिंबल हो गया और इस भाषा का आना या न आना एजुकेशन और नॉलेज का एक स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन आज का सिस्टम जो उसी सिस्टम पर आधारित है, ने हमारे देश के साथ आखिर क्या किया? वेल, बने रहिए। एजुकेशन का रियल मतलब क्या होता है? जो ज्ञान आपने सीखा हो उसे आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर सको। और सिर्फ किताबी ज्ञान एजुकेशन नहीं होता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी बिल्कुल यही है कि वो मेमोरी पावर या रिकॉलिंग एबिलिटी को टेस्ट करती है और ना कि स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी को। और इससे उनकी क्रिएटिविटी, टैलेंट, पैशन और एम्बिशन का एक तरह से कत्ल हो जाता है। एज पर स्टडी इंडिया में 20 से ज्यादा एवरेज सुसाइड डेथ्स पर डे होते हैं और ज्यादातर सुसाइड्स एकेडमिक रीजंस के कारण होते हैं। और हमारे स्कूल एग्जाम्स का मतलब अब कुछ नहीं, बस रटना यानी मगिंग रह गया है। वही बच्चा बेस्ट अंक लाता है जो पूरी टेक्स्ट बुक एग्जाम में वॉमिट कर सके। रटो, टेस्ट दो, पास हो और फिर यही सिलसिला रिपीट करो। स्कूल्स बच्चों के दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर एग्जाम में उनकी रिकॉलिंग एबिलिटी या मेमोरी को टेस्ट की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स अच्छे आए या नहीं आए, ये सिर्फ आपकी मेमोरी रिकॉलिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम मेमोरी इन्हीं इन्फॉर्मेशन की टेम्पोररी होती है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व कराओगे तो मैं अंडरस्टैंड भी करूंगा और उसे अप्लाई भी करूंगा। और बिल्कुल इसी वजह से अगर आप डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा में भी अच्छे हो तो भी आपके पेरेंट्स आपसे यही कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा पढ़ाई में भी ध्यान दे दिया कर। जिसका मतलब बेसिकली इनमें करियर्स का मत सोचो और रियल चीजों पर ध्यान दो। क्या आप बता सकते हो कि हमारी दुनिया के आइकन्स जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वॉल्ट डिज्नी, चार्ल्स डिकेंस, मार्क जकरबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन और जॉन डी रॉकफेलर, ये सभी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में आपस में कॉमन क्या है? ये सारे या तो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे हैं और उन्होंने अपने टैलेंट, पैशन और हार्डवर्क का इस्तेमाल करके अपने लिए इंटरनेशनली नाम कमाया। और नहीं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई खराब चीज है और उसे नहीं करना चाहिए। यार, जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका क्या जो एवरेज है पढ़ाई में मगर अन्य टैलेंट से भरे हुए हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। डिफरेंट चाइल्ड की डिफरेंट एबिलिटी पर मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री देन इट विल लिव इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट टू बी स्टूपिड। फिश का टैलेंट तो स्विम करना है और ना कि पेड़ों पर चढ़ना। तो क्यों ना फिश को उसी टैलेंट जो स्विमिंग है उसी पर टेस्ट किया जाए और ना कि उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर जो उसमें नहीं है। हर बच्चे की इन्फिनिट लर्निंग पोटेंशियल होती है, लेकिन उसको सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाते। ये बोलना हमें अच्छा लगता है कि हर स्टूडेंट यूनिक और डिफरेंट होता है, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीजों को मानता है? यहाँ तो एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है और ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खराब और प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस में रियल एजुकेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी होती है, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस डिग्री छापने वाली मशीन्स बन चुके हैं जो ह्यूमन रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं। और इनमें ना तो स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को असेस किया जाता है, ना प्रॉपर इंडस्ट्री ट्रेनिंग, ना कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है और यहाँ तक कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी बेसिक जिंदगी में काम आने वाले स्किल्स पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और नतीजा ये होता है कि कॉलेज कैंपस में तो वो ओके होते हैं, लेकिन जब बाद में कंपनी कैंपस की सिलेक्शन होती है तब रियल परेशानियां आने लगती है और सभी या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड। इसके विपरीत हार्वर्ड, वॉर्टन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में बोरिंग लेक्चर्स पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। उनमें प्रोजेक्ट वर्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज होते हैं जिससे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ सके और ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर नहीं होती। अब पूरा सिस्टम यूएस अपने जीडीपी का 5.22% एजुकेशन पर स्पेंड करती है और कंट्रीज जैसे जर्मनी 4.95% और यूके 5.72%, लेकिन इनके विपरीत हमारी सरकार सिर्फ 3.8% जीडीपी एजुकेशन पर खर्च करती है और हमारी पॉपुलेशन इनसे कहीं ज्यादा है। 60 साल पहले इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चाइना $12.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हम $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये
ह्यूज डिफरेंस की बड़ी वजह स्किल बेस्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। हमारे स्कूल्स के बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए उनकी क्यूरियोसिटी पर ध्यान देना जरूरी है। एक क्यूरियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड होता है जिसमें आप नॉलेज का कोई भी बीज प्लान कर सकते हो, और एकेडमिक इंटेलिजेंस के साथ पर्सनल एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट में भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज और स्किल के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फिलॉसफी, आर्ट, नेचर ऐसे विषय है जो उनकी रोज की जिंदगी में काम आते हैं, और इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। क्यों ना ऐसी ट्रेनिंग भी दी। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मुस्कुराते हुए आज देश का दुख बताना चाहता हूँ। 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं आज हमारे देश के अंदर। लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। आप जानते हैं, आज एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। आज देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गई है, आज देश की समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। एक स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं एमबीए इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के अंदर, हेफ्टी लोन लेता है 20 लाख रुपया। आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है। 20 लाख रुपए लेने के बाद एनपीए 147% बढ़ गया है। लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट कर नहीं पा रहे। जितनी की उनकी तनख्वाह लगती है उतने में वो उस इंटरेस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। उसकी एजुकेशन लोन की किस्त तो बहुत छोड़ दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज आती जा रही है। देखिए, कॉलेज को आज क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, मुझे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं, मैं हैरान हो गया देख करके। 35-32 हजार रुपए महीना एक लेक्चरर को हमारे देश के अंदर मिल रहा है, और वही अच्छे लेक्चरर को हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। और हमारे कॉलेजेस में क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, देखिए अच्छा प्रोफेसर आएगा कहां से? 30-32-35 हजार रुपए महीना आप उसको दोगे, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो जाके प्रोफेसर बनता है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश के अंदर 25, 26, 28, 30 साल तक चाहते हैं कि आप शादी होकर नौकरी करके सेटल हो जाएं। आज अगर आपको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी पड़ेगी। 5, 7, 8 एक्स्ट्रा साल लग जाते हैं एक आदमी को पीएचडी करने में। उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है जब तक किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर लगता है। लेकिन अगर एमबीए खत्म करने के बाद आप अगर टैलेंटेड है, टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, इकोसिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा मेरे देश का उनको प्रोफेसर बनने के लिए, वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है। 24-25 साल की उम्र में 40-50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए तनख्वाह उसकी, अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है, लाख रुपए पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में। यहाँ पे इकोसिस्टम में अच्छे प्रोफेसर ना होने के कारण कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस अलग अलग संसार हो गए। ध्यान दीजिए, कम स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रिपेयर्ड यहाँ के लिए है, एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया। उसका कारण क्या है? कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है, कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट दे नहीं पा रहे। आज महारत्ना, नवरत्ना, पीएसयूज हमारे देश के अंदर, उन्होंने 28% नौकरी न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी, क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ऑटोमेशन आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं। और जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो पा रहे। पिछले कुछ सालों में 70% एमबीए एनरोलमेंट बढ़ा है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आएगा। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की एवरेज एज 37 साल है, रशिया 37 साल, यूएस 38 साल, कनाडा 38 साल, ऑस्ट्रेलिया 38। ये सारे देश जितने भी हैं, इनकी एवरेज एज जो है मीडियन है ना, मीडियन मोड निकालते थे ना मैथ्स में, इनका एवरेज एज ज्यादा है। हमारा देश यंग है, हमारे देश की एवरेज एज है 27, और वो पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसोचैम बता रहा है एवरेज 20 स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपए महीने की मिल रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10, 12, 13 हजार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे, फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डीबार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल 2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेगूसराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। हार्वर्ड 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे और केवल 5% लेक्चर दे रहा है। स्टैनफोर्ड में 40% केस स्टडी है, 25% प्रोजेक्ट है, लेक्चर वहां भी 20% है। वॉटन में 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, लेक्चर वहां भी 20% है। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है? आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करो, 5 आदमी का काम कर ले, और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता। उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एमबीए इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 आउट ऑफ 10। आरबीआई के फिगर के हिसाब से पिछले साल 20,000 करोड़ का लोन बांटा गया एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। 700 बिलियन INR का लोन पेमेंट अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। 142% इंक्रीज हो रहा है एनपीए में। स्टूडेंट कहां से पैसा देगा? कहां से पैसा देगा? एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को के टाइम पे एमबीए का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि एमबीए का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आओ भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, हम भी डिग्री देंगे, हम भी डिग्री देंगे। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप आईआईएम्स की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के बी स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम के नहीं है। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि भाई ये टॉप आईआईएम्स इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं? ये भी तो सरकारी बॉडीज हैं। देखिए, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, आईआईएम के ब्रांड में ये प्रोफेसर को, अच्छे फैकल्टी को रिटेन करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तनख्वाह कम है मैं जानता हूं, तू जाके प्राइवेट कंसल्टिंग कर ले, 50% आईआईएम के ब्रांड को लेके कर ले, जो पैसा मिलेगा वो आईआईएम को दे देना। अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को फ्रीडम मिल रहा है, उसको आईआईएम का ब्रांड मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बाहर जाके कंसल्टिंग करने के लिए फ्रीलांसिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आईआईएम में पढ़ा भी रहा है वो, इसीलिए वो आईआईएम में टिका हुआ है। अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है, नहीं तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। इंडिया में अच्छी फैकल्टी ना होने का खामियाजा जब सारे कॉर्पोरेट्स को भुगतना पड़ रहा था हल्के स्टूडेंट्स को हायर करके, तो पहली बार 3, 4, 5 कंपनीज ने इसको तोड़ा देश में हमारे। गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि आपको सुबह से रात तक नॉलेज दी जा रही है कि आप क्या क्या कर सकते हो। दिमाग को बड़ा किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में या छोटा किया जा रहा है? छोटा या बहुत छोटा या उससे भी छोटा? मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो। आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है जी। ये मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, चाहे पैसा ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट लाइफ का एम क्या है? एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है? नौकर बनाना। नॉट कि आपका दिमाग खोलना, नॉट कि आपको ऐसा बनाना कि आप नौकरियां जनरेट कर सको, नौकरियां क्रिएट कर सको। ऐसा नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको सोचना नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि आपकी सोच को छोटा किया जा रहा है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मैकेनिकल हो जाओगे, मतलब एक रोबोट के जैसे बन जाओगे। बस जितना अंदर फीडेड है उस हिसाब से ऐड करो, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है। रोबोट की तरह जिएंगे, रोबोट की तरह मर जाएंगे, खत्म। क्या किया लाइफ में? कुछ भी नहीं किया। ये बुरा तो नहीं लग रहा सुनने में? कड़वा है लेकिन सच है। तो अब जब तक कि हमारा माइंड, वी आर नॉट एक्सपोज टू सच आइडियाज कि
क्या हो सकता है, तब तक दिमाग उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ये देखोगे कि आपके ही जैसे और लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह से किया जाता है, ऐसे सोचते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या आपका दिमाग नहीं चलने लग जाएगा उस डायरेक्शन में? अपने आप ही चलने लग जाएगा। आप